नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और इस वक्त लखनऊ शहर में हूं। इस शहर में मैं बड़ा हुआ और शहर के बारे में बड़ी ख़ास बात आपको ये बता दूं कि इतनी ज़बरदस्त बारिश सर्दियों के महीने में मैंने बरसों में नहीं देखी। यकीन मानिए, इस वक्त लखनऊ की स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड जो कम लखनऊ में देखने को मिलती है, लेकिन मौसम का अगर हम तकाजा ले तो बड़ा गर्म सियासी मौसम है। वजह हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होना था वो हो चुका है। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है प्रियंका गांधी को उनकी तरफ से इन चुनाव में उतारने के लिए। तो बड़ा दिलचस्प माहौल है। सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो लखनऊ से होकर जाता है और लखनऊ की राजनीति इस वक्त अपने चरम सीमा पे। कुछ महीनों का सवाल है। ये हजरतगंज का इलाका है। अब लखनऊ में हमेशा आपको बताता हूँ बड़ा ज़बरदस्त इसका शहरीकरण हो गया है। देखिए किस तरह से बारिश हो रही है। ये मशहूर हजरतगंज है, वो मशहूर हजरतगंज का चौक है, चौराहा है। बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलन यहाँ से हुए हैं, बहुत देश की राजनीति पर चर्चा यहाँ से हुई है। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये बड़ी अपने आप में ऐतिहासिक जगह है। ये यूनिवर्सल बुक सेलर्स जो हैं, ये जो भी बच्चे ने लखनऊ में तालीम हासिल की, वो पढ़ाई लिखाई की तालीम हो और या सियासत की तालीम हो, उसकी किताबें सालों से अगर किसी जगह मिलती हैं तो ये है वो यूनिवर्सल बुक सेलर्स। और बड़ा पुराना इसका इतिहास है। आइए हम आपको यहाँ अंदर लिए चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये यूनिवर्सल बुक सेलर्स है और आपको मैंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की किताबों से लेकर सियासत की किताबें तक आपको यहाँ पर मिलती हैं। चंद्र प्रकाश साहब, इनसे मिलाना बहुत ज़रूरी है। पूरा शहर इनको जानता है और हम जैसे लोग छोटे से स्कूल में पढ़ते थे तो अपनी किताबें यहाँ से लेकर आते हैं। पॉलिटिकल बुक्स में सर आजकल कितना इंटरेस्ट है? फिल्में बन रही हैं, बायोग्राफीज लोग अपने अपने एजेंडे के हिसाब से बनाते हैं, तो बच्चे पॉलिटिकल बुक्स की तरफ भी देख रहे हैं। इनफैक्ट फिक्शन की तरफ रुझान नहीं है इस वक्त। अच्छा। नॉन फिक्शन की तरफ बहुत रुझान है और पॉलिटिक्स इज उसका सबसे ऊपर है। पॉलिटिक्स का जो दर्जा है सबसे ऊपर है। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल्स, बड़े नेता या जनरल सोशल चेंज, समाज में बदलाव, सियासत में बदलाव? चेंज वो चाहते हैं कि समाज में चेंज आए। जो नया यूथ है वो लोग वो एक इस बात पे आगे लगा हुआ है कि लोगों की सोच बदले, लोगों का नज़रिया बदले, जो सोशल इश्यूज हैं उसको एक नए ढंग से देखा जाए। तो वो उसमें अंदर एक जोश है। डिजिटल जनरेशन से कोई फर्क पड़ता? अब तो ई बुक्स भी हैं। मैं खुद एक किताब की तैयारी कर रहा हूँ एक बहुत बड़े पब्लिशर्स के साथ। तो डिजिटल एरा में ज़्यादा रुचि बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, हर मज़े की बात यह है इंडिया इज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वेटरी। हर तरह की चीज़ें हो रही हैं और बड़ा फैसिनेटिंग टाइम है। पिछले 5 साल, अगले 10 साल बहुत फैसिनेटिंग टाइम है बिकॉज इतना कुछ हो रहा है और यहाँ के नौजवान, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की जनता बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है, अलग अलग चीज़ों से सोच रही है, देख रही है। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं बहुत हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के लिए नौजवान का चंद्र प्रकाश जी ने जिक्र किया। जैसे मैंने कहा, हम लोग इनको किताबों का गुरु मानते हैं। इस लखनऊ शहर में बहुत पुरानी और ऐतिहासिक इनकी ये जगह है। हमारे ख़ास मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। नौजवानों की सर बात होती है, सारे पॉलिटिशियंस को जो है वो नौजवानों का ही वोट चाहिए होता है और नौजवानों का वोट हासिल करने के लिए मेरे हिसाब से 1989 से 1989 से कांग्रेस पार्टी कभी किसी भी किस्म के पावर प्ले में, सत्ता की भूमिका में नहीं आ पाई उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस का एक बड़ा ट्रम्प कार्ड, और मैं इसे करेजियस मानता हूं कि ये कांग्रेस का मजबूत फैसला है, इसमें रिस्क है, नुकसान भी हो सकता है, वो है प्रियंका गांधी को इस लोकसभा इलेक्शन में उतारने का। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे आपको मिलाएंगे। सबसे पहले सालों की जनरेशन देखी है, शरद प्रधान साहब। शरद प्रधान साहब ने हमारे शो में पेटेंट ले रखा है यूपी पर बोलने का। प्लीज शरद जी। प्रमोद तिवारी, सबसे सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के। मैंने आपसे क्या कहा कि 1989 में कांग्रेस पावर प्ले में नहीं रही है, लेकिन प्रमोद तिवारी रहे हैं और वाकई कांग्रेस को
एक तरह से जिंदा रखने में, चाहे सियासी माहौल दिल्ली का कुछ भी हो, प्रमोद तिवारी जैसे सीनियर लीडर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर कांग्रेस की कोई नसीब में तब्दीली आती है तो ये वो चेहरा है जिनका इसके ऊपर बहुत बड़ा ओनस होगा और जिम्मेदारी होगी। जूही सिंह आपको जानती हैं। जूही सिंह के बारे में खास बात बता दूं, मैं इनको अपने कार्यक्रम में जब भी आमंत्रित करता हूं ये जरूर आती है, लेकिन इसके अलावा ये मुझे कभी आमंत्रित नहीं करती, बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद। ठीक है, ये आईपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया बहुत ही दिलचस्प लैंडस्केप है इंडियन पॉलिटिक्स में इस वक्त उत्तर प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी 70 से ज़्यादा सीटें 2014 में, 325 सीटें लोकसभा के बाद असेंबली इलेक्शन में। अब देखना है कि बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन प्लस कांग्रेस एक नए स्वरूप में प्रियंका गांधी के साथ, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, माफ करिएगा, उतरकर सीधे नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, 3 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को चुनौती देंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले प्रमोद तिवारी साहब से चर्चा शुरू करेंगे। सर, हमने कहा कांग्रेस का माहौल जैसा भी हो, कांग्रेस का लिबास जैसा भी हो, आपका एकदम शानदार रहता है। डैपर ड्रेस्ड रहते हैं हमेशा प्रमोद तिवारी। देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ जी, हम लोग वसूलों सिद्धांतों पे चलते हुए इधर उधर नहीं हुए हैं। बहुत से उतार चढ़ाव है, बहुत से लोगों ने रास्ते बदले, पर मुझे पहले भी लगता था, आज भी लगता है, कांग्रेस का ही एक रास्ता है जो देश को एक रख सकता है। कांग्रेस का ही रास्ता ऐसा रास्ता है जो देश को खुशहाल बना सकता है। दौर आते हैं हमारे, कभी कभी हम इंदिरा युग में जाते हैं जहाँ ऊंचाइयों को छू लेते हैं। बात होती है जब कभी कभी, आपने कहा आपने इंदिरा युग देखा भी, आपने हाल में कमेंट भी दिया। बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं देखा, आज नौजवान, एक नई पीढ़ी, एक नई पौध है, वो क्या समझे जब आप जैसे नेता इंदिरा युग की बात करते हैं? कांग्रेस बहुत बुरे दौर से 25 साल से ज्यादा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। देखिए, जब हम इंदिरा युग की बात करते हैं तो बड़ी बात की जाती है, अरे 80 सीट में 71 बीजेपी, पर मैंने देखा है, गवाह हैं ये, 85 में तब अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश था, 83 सीट कांग्रेस की थी, 83 सीट कांग्रेस की रही है 84-5 में। मैं बेइंतहा इज्जत करता हूँ, मेरे संबंध कभी राजनीतिक बंधन में नहीं बनते, अटल बिहारी वाजपेयी की बेइंतहा इज्जत करता हूँ, उनको चुनाव हारना पड़ा। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ प्रियंका गांधी के आ जाने से, या प्रियंका गांधी के ईस्टर्न यूपी में उतरकर ईस्टर्न यूपी की कमान संभालने से कांग्रेस का नसीब बदल जाए? जब बात यह आई कि उधर उम्मीदों पे लोग गए, अब लौटना शुरू हुआ। 14 बाई इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, 12 हार गए, तो वो एक संकेत था कि मोदी जी से लोगों का विश्वास डगमगा रहा। तो जनता विकल्प ढूंढ रही थी जी, विकल्प ढूंढ रही थी। हमारे लिए कहा जाता था, जो कांग्रेस के वर्कर भी मिलते थे जो घर बैठ गए, अरे प्रियंका जी को ले आइए, प्रियंका जी को ले आइए। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप प्लेन में चलो, ट्रेन में चलो, कहीं बैठो, जो कांग्रेस माइंडेड नहीं भी था, अरे भाई प्रियंका जी को ले आओ। तो इसका मतलब तो राहुल जी वो चाहते नहीं थे? नहीं, राहुल जी को बेइंतहा चाहते लोग, लेकिन पूरे देश के लिए एक प्रियंका जी में लोग इंदिरा जी की छवि देखते हैं। ये नॉस्टैल्जिक सिनेमा नहीं है, ठीक है? आप यादों के सहारे जो है, आप नए नेता को तैयार नहीं करते। मेरा क्षेत्र रामपुर खास जी जुड़ा हुआ है अमेठी से और रायबरेली से, ये दोनों देखती थी, और वो मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन मेरे क्षेत्र से ही क्यों गुजरती थी, रुकती थी। मैं कभी कभी उनके साथ चुनाव प्रचार में रायबरेली अमेठी के रहता था। देखिए, उनमें प्रबल आकर्षण है समस्याओं को समझने का, समाधान का, जनता से जुड़ने का। ठीक है, मैं शरद आपको लाऊंगा। प्रियंका गांधी इम्पैक्ट, क्या वाकई असर होगा सर? मेरा मानना यह है विज्ञान कि प्रियंका के से बेटर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था कांग्रेस के पास। कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय थी पिछले कई सालों से, इतने सालों से सबको मालूम है। इस वक्त उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए था जो कि पार्टी को एकदम जगा बैठे, सोती पार्टी। वो सही बात, वो प्रियंका गांधी ने किया। प्लेयर ही नहीं समझा था कि मैदान में कांग्रेस प्लेयर है नहीं, हाँ भाई वो भी दौड़े,
वो जो कहते हैं ना, एंड ऑल्सो सो एंड सो ऑल्सो रैन। अब प्रियंका के आने से हो गया कि कांग्रेस भी एक ठोस प्लेयर है, और इससे इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ने वाला है सबसे ज्यादा? वो लोग जो बीजेपी से नाराज हैं, दूसरा मुस्लिम वोट जो बहुत सिग्निफिकेंट है, उसको सब इग्नोर कर रहे हैं। मुस्लिम वोट इतनी बड़ी तादाद में है, और मुस्लिम आज की डेट में, लेट मी टेल यू, कि कांग्रेस को प्रेफर करेगा बजाय मायावती को। आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ? आपको स्टेट प्रेसिडेंट पता नहीं कब बना देना चाहिए था? कांग्रेस पर चार्ज नहीं, मैं साफ साफ कह रहा हूं सर, सलमान खुर्शीद को एनआरआई यूपी प्रेसिडेंट कहा गया। मैं कह रहा हूं, आपको उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। राज बब्बर आपके जुझारू नेता हैं, लेकिन पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ओरिजिनलिटी की उनकी कांग्रेस में कमी है। फिर आप लोग एकदम से कह रहे हैं कि बस प्रियंका गांधी, हाँ, निर्मल फिर एकदम से कांग्रेस रिवाइव हो जाए। देखिए, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने जितना दिया है, मैं बहुत सौभाग्य, एल के अडवाणी भी कहते हैं। हाँ, उनको कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए, इसलिए कहना चाहिए कि उनके साथ जाती हुई, मेरे साथ नहीं हुई। एक समाजवादी पार्टी से कमेंट लूंगा, उसका अगले हिस्से में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा समय। आप लोगों को तकलीफ हो रही है, खुशी हो रही है प्रियंका गांधी के आने से, या कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? क्योंकि आप लोग भी तो सेकुलर पार्टी ना यूपी की राजनीति में। अभिज्ञान जी, महिलाएं आए, युवाएं आए और सक्रिय राजनीति में आए, ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत, आपने गठबंधन उनके साथ नहीं किया, लेकिन खुश है कि महिलाएं आए, युवा आए। अब कुछ कारण रहे होंगे कि गठबंधन नहीं हुआ। हम पहले कर भी चुके हैं, और पहले हम काम भी कर चुके हैं। ये और मायावती जी अब लाइक माइंडेड है, दिल का रिश्ता है, और आगे एक शेयर्ड वर्ल्ड व्यू है हम लोगों का मायावती जी के साथ। और बाकी हम ये नहीं कहते कि हम बहुत पुरानी पार्टी हैं, हम एक नई पार्टी हैं, जोशीली पार्टी है, और हम में ऊर्जा है, और हम उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं। प्रियंका गांधी के आने से यही ऊर्जा का तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है अब ऊर्जा उनके हिस्से में आ जाएगी, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अभी कहेंगे, हम लोग लखनऊ में बैठे हैं। लखनऊ जैसा वफादार और बेवफा शहर भी नहीं है। अब कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई यहाँ जीत नहीं सकता है। 2012 में लखनऊ की सारी सीटें हमने जीती, और मजबूती से जीती। तो कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है कि ये वोट बैंक हमारा है, या हम कहें कि ये धर्म के लोग एक जगह वोट करेंगे या जाति के लोग। शायद समय बदल रहा है, और कैंडिडेट अच्छे होंगे। हम मजबूती से बहुजन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और बेहतरीन कैंडिडेट्स के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक छोटा सा बोल, इसका मैं ब्रेक लेके मैंने कहा ना, पूरा अगला हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब पुराने कड़वाहट के इतिहास को दरकिनार करके अखिलेश यादव मायावती जी से गठबंधन कर सकते हैं, उसमें जो भी लोग भाषा इस्तेमाल करें, बुआ और जो भी कहा जाए, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, तो आप लोग एक गठबंधन कांग्रेस के साथ करने के बाद इस बार आप उसको पैचअप नहीं कर पाए? अभिज्ञान जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक स्टेट्समैन कहूंगी। आई वुड नॉट डिफाइन हिम एज केवल एक ऑर्डिनरी राजनेता। एक परिपक्वता है, दूरदर्शिता है। हम मायावती जी के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हमारी कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है। ब्रीफली ऐड करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल अखिलेश यादव ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है, और ये बात तो सही, उन्होंने अलायंस की कोशिश की अखिलेश यादव, उसमें तो कोई दो राय नहीं। मायावती की ईगो बीच में आ जाती है, वो पता नहीं किस बात के लिए है, कि वो चाहती थी कि उन 3 स्टेट्स में उनको सीट मिल जाए जहां उनका कोई वजूद नहीं है। वो इलेक्शन रिजल्ट्स ने बता दिया। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी में मेरा जो अंदाजा है, कुछ ना कुछ, जहां तक मुस्लिम वोट्स का सवाल है, ये इंश्योर करेंगे कि डिवाइड ना हो, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, अनरिटन अंडरस्टैंडिंग, जिसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। मेरी घिसी पिटी लाइनें आज फिर दोहरा देता हूं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, दिखता है वो होता नहीं। हो तो ये रहा था कि सब लोग एक महागठबंधन बना रहे थे, अंत में हुआ ये कि प्रियंका गांधी आ गई राजनीति में और सपा बसपा अलग हो गई। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी का। अब दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की क्या है? भारतीय जनता पार्टी को इस कॉम्बिनेशन को लड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा फिर दोहरा रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का अभी तक जो हिसाब किताब रहा है वो अंग्रेजी में डिजास्टर्स रहा है, यानी कि बहुत ही खराब रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी यहां से क्या करेगी, आईपी सिंह साहब से हम बात करेंगे एक छोटे ब्रेक के बाद। तो ब्रेक में जाने से पहले मैंने इसे कहा कि अब सारा सवाल आया है भारतीय जनता पार्टी के सामने। बहुत सारी दिल्ली में गपशप चलती थी, सियासी गपशपों में आप जानते तथ्य कम होता है
लेकिन माहौल की ज्यादा बातें होती। बीजेपी अब इसको कैसे काउंटर करेगी? एसपी बीएसपी की अलायंस हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अभी तक कोई कारगर मुख्यमंत्री नहीं साबित हुए हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार को झेलनी पड़ती है, वो आएगी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो जातीय समीकरण है उसमें ये अलायंस ज्यादा ताकतवर है। बाकी बचा कुचा हिस्सा जो है वो कांग्रेस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। आईपी सिंह साहब, पूरा समय आपके लिए, आपकी रणनीति अब क्या होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अभिज्ञान जी या दिल्ली की जो सियासत है वो अपने हिसाब से उसका आकलन कर सकती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठेगी। लेकिन श्रीमती प्रियंका वाड्रा को लेकर जिस तरह ये आप लोग स्ट्रैटेजी है, गांधी नहीं बोलना, वाड्रा बोलना। भाई सब ये आजकल बहुत तेजी से ट्विटर वगैरह पे आ जाता है, तो ये स्ट्रैटेजी कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई नहीं, आप बिल्कुल बोलिए वाड्रा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई प्रियंका गांधी का वकील नहीं हूँ। मिसेस वाड्रा और मिस्टर वाड्रा दोनों राजनीति में प्रवेश किए हैं। तो चंद्रबाबू नायडू का एक वाकया आपको याद दिलाऊंगा कि चंद्रबाबू नायडू दामाद के रूप में आए तो और उन्होंने अलग पार्टी बनाई। तो मुझे ये लगता है कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी के आने के बाद कांग्रेस का वर्टिकल डिवीजन दिखता है। मायावती जी अपने भतीजे को लेकर आई। अभिज्ञान जी, मैंने आपको तो नहीं देखा, लेकिन एनडीटीवी को देखा, देश भर के चैनलों को देखा, और मायावती जी को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि मेरा भतीजा, इसको मैं ट्रेंड करूंगी, मैं इसको राजनीति में ले आऊंगी। मतलब उसकी आलोचना देश की मीडिया ने किया, राजनीतिक दलों ने किया। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में जब मिसेस वाड्रा को आप लेकर आए तो 2 दिन से जो देश भर की मीडिया है, जैसे लगता है कि चमत्कार होने वाला है। जो विधानसभा है, जिस कांग्रेस को लेकर चर्चा होती है, उस विधानसभा में 403 में 325 सीटें हमने जीती नोटबंदी के फैसले के बाद। और कांग्रेस जो देश की सबसे कहती है प्राचीनतम पार्टी है, ओल्ड पार्टी, 4 सीटों पर कंधा देने के लिए सिमट गई थी। तो श्रीमती वाड्रा अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आती है तो निश्चित तौर से यूपीए वर्सेस जो थर्ड फ्रंट है, मैं बार बार आपके साथ भी डिबेट में मैंने इस बात को कहा और लगातार कह रहा हूं कि जो थर्ड फ्रंट का एग्जिस्टेंस है वो कहीं न कहीं 2-4 यूपीए और थर्ड फ्रंट के बीच होना है। और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कंफर्ट, आपकी कोई रणनीति नहीं, आप मस्त मेजॉरिटी के साथ, आपकी कोई रणनीति की जरूरत नहीं। विकास सिर्फ एक सवाल, जैसे आपने मिसेस वाड्रा का, तो अब मैं इस कार्यक्रम में अजय सिंह बिष्ट कहूंगा, क्योंकि वो उनका नाम है। योगी आदित्यनाथ भी कहना होगा। हाँ, बिल्कुल। अरे वो ये बीजेपी का काम है। अब आप मुझे कोई आपत्ति नहीं, सोनिया गांधी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि आप कह रहे हैं कि यूपीए वर्सेस एक थर्ड फ्रंट होने वाला है, तो बीजेपी अपनी कोई रणनीति इंपॉर्टेंट नहीं समझती है? देखिए, बीजेपी करते ही बॉर्डर नहीं है कि श्रीमती वाड्रा आती हैं या राहुल गांधी आते हैं या मायावती जी या श्री अखिलेश यादव, ये सब मिलकर लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर जनता के बीच है। आप बता दूं कि भारतीय राजनीति में अगर अब कोई परिवारवाद या डायनेस्टी की बात करे तो ये बोगस है, ये फेक है, ये बोगस है, ये बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उतने ही कस के परिवारवाद को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते जितना किसी और पॉलिटिकल पार्टी के। भारतीय जनता लेकिन नहीं, बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, नहीं, क्या कारण है? ये सब, अरे बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, चूंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र है, मैं तो बहुत लंबी लिस्ट सुना दूंगा, वो पॉलिटिक्स में है, तो इसलिए ये अब आर्ग्यूमेंट रहा ही नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स का। मैं सिर्फ इसलिए कहूंगा कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बेइंतहा खुश हूं मैं। अगर गांधी से इतना डर है इन्हें कि दुनिया उन्हें प्रियंका गांधी कह रही है और हमारे भाजपा के नेता लोग प्रियंका गांधी कहने में डर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कितनी डरी हुई है बीजेपी प्रियंका गांधी। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट यहां पर यह है कि क्या वाकई एक सेक्युलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बात होती है सियासत में, वो एक दूसरे से ही लड़ने जा रहा है या वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने जा रहा है? हम इस पॉइंट पर आते हैं जूही सिंह के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो मैं अक्सर आपसे बात कहता हूं कि कभी कभी बड़ा अफसोस होता है टेलीविजन की बहस का स्तर गिरते हुए देखकर, और उसमें उपयुक्त बातें जो है वो ऐसा लगता है आरोप प्रत्यारोप में दब जाती। कोशिश मेरी हमेशा रही कि इस तरह की बहस नहीं कराऊं। जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट है वो ये है कि क्या सेक्युलर कॉम्बिनेशंस वापस एक दूसरे में लड़ने वाले हैं या भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले हैं? विज्ञान जी, पहले मैं आईपी सिंह बात का एक बात जवाब दे दूंगी। दीजिए। महिलाओं को क्यों टारगेट किया जाता है? प्रियंका वाड्रा कहने का क्या मतलब है? क्या आप पंकज सिंह कहकर टारगेट करते हैं या कल्याण सिंह के बेटे कहकर टारगेट करते हैं? और प्रियंका जी खुद इस बात का जवाब 2014 में प्रधानमंत्री को दे चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं प्रियंका गांधी वाड्रा हूं। हो सकता है आईपी सिंह जी को पता ना हो, तो दिस इज सो इररेलेवेंट टू दिस कन्वर्सेशन। अब आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ की पॉलिटिक्स में? आप बीजेपी से लड़ रहे हैं या एक कॉम्बिनेशन बनाकर खुद ही कांग्रेस से लड़ रहे हैं? हम कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी अपनी एक स्ट्रैटेजी है बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, जो मैं कहूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, जो गणित और केमिस्ट्री दोनों पर निर्भर है और हमारे अपने मजबूत कैंडिडेट्स हैं। हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर की ये बात करते हैं, हार चुके हैं, फूलपुर हार चुके हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की सीटें। मुझे सीरियस पॉइंट ये है, आप जैसे हमने कहा बरसों से आप यहाँ की राजनीति देख रहे हैं, आप एक सेक्युलर फ्रंट को धर्मनिरपेक्ष ताकत बनाकर, एक हिस्सा बनाकर कैसे रोक पाएंगे अगर वाकई एक बड़ी चुनौती की भारतीय जनता पार्टी को आपको लड़ना है? देखिए, हमें मतदाताओं के सूझबूझ, समझदारी पर शक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये लड़ाई लोकसभा की है, देश की लड़ाई है। जो इन्होंने समाज को तोड़ रहे हैं, देश में जो भ्रष्टाचार का एक रफेल से शुरू हुआ है एक सिलसिला, जिसपे पहला प्रधानमंत्री मैं देख रहा हूं इस देश का, मेरा इतना 40 साल का जो अनुभव है कि एक आरोप लग रहा है, पूरा सदन कह रहा है। भारत का संविधान क्या कहता है? प्रधानमंत्री मंत्री सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होते। मैं वापस आऊंगा अपने सवाल पर। आप लोग आपस में एक मिनट आप लोग आपस में तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं, देखिए राजनीति आपको बहुत अच्छे से पता है, सीधी गणित नहीं होती। कहीं कहीं पर समीकरण होता है, कहीं कहीं पर केमिस्ट्री होती है और कहीं कहीं पर ऐसे चमत्कार होते हैं जो नेता भी नहीं सोच पाते। तो आप लोग आपस में लड़ते क्या जनता को नजर आएंगे यूपी में? इसका कल अमेठी में राहुल गांधी जी ने जवाब दिया। ठीक है, हम लोग तो चाहते थे कि सब साथ मिलकर लड़ें, पर नहीं, किन्हीं परिस्थितियों में कुछ राजनीतिक स्थिति बन जाती है, कुछ होता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस देश की जनता बहुत समझदार है। जब देश की सरकार बनाने की बात आएगी और देश की सरकार को हटाने की बात आएगी, तो विकल्प के रूप में कांग्रेस निश्चित रूप से सामने आएगी। जहां हम मजबूत होंगे, जहां पे हम रहेंगे, जहां हम लड़ेंगे, वहां हम परास्त करेंगे भारतीय। ठीक है, शरद प्रधान, डिसएडवांटेज क्या? हाँ, डिसएडवांटेज कांग्रेस और ये कॉम्बिनेशन जब आमने सामने होगा, एक ही डिसएडवांटेज है जिसका मुझे लगता है कि दोनों जने मिल करके इस बात की केयर कर लेंगे, दे विल टेक केयर ऑफ दिस। वो यही है डिवीजन ऑफ द खास तौर से मुस्लिम वोट, और क्योंकि डिवीजन ऑफ द मुस्लिम वोट से फायदा होता है बीजेपी का, और ये दोनों को अच्छी तरह मालूम है। यहाँ पे इस तरीके उनके आने से क्या होगा कि दो अलग जो फैक्शंस भी हैं वो सभी सारे अपने डिफरेंसेस सिंक करके लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी में जुट जाएंगे। और प्रमोद भाई जैसे लोग जो है, जब इनको कमान मिलेगी, जाहिर है इनका तो मेजर रोल प्ले करेंगे ये। तो आप सोच लीजिए कि बहुत सा वोट वो जो मैंने कहा, जो बीजेपी के लिए इसलिए इनके उसमें सेंध लगाएंगे क्योंकि बीजेपी का जो वोट है, जो नाराज है बीजेपी से वेरियस फैक्टर्स की वजह से, वो अट्रैक्ट करने में भी इनके जैसे लीडर्स का रोल होगा, और कई यंग लीडर्स भी और अच्छे हैं। और ऐसे उन्होंने कहा कि बहुत दिलचस्प है स्थिति, लड़ना सबको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन लड़ अलग अलग रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकल के आएगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक तो सिंह साहब हमको ये बता रहे हैं कि इनको कोई रणनीति की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत अच्छा करेंगे, बहुत सशक्त है। फिर भी हम आखिरी में, हाँ,
ये 73 से भी ज्यादा सीटें लाएंगे, 80 भी हो सकता है पार करे। ये नहीं, मैं सिर्फ कटाक्ष में कह रहा हूँ, इसको गंभीरता से ना लें। अरे नहीं, मैं सिर्फ अरे मैं भाई कटाक्ष में कह रहा हूँ। कटाक्ष ही हमारे लिए वरदान होता है। अरे कोई बात नहीं सर, अरे मेरा कटाक्ष अगर आपके लिए वरदान हो जाए तो मैं अपने ऊपर करूँ। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े रिजल्ट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। 2014 में 73 और अभी 2017 में 1.5 साल पहले हमने 403 में 325 सीटें दी हैं। तो अब यही पूछना बाकी है मेरे लिए, अगर उत्तर इसका मिल जाए कि 2-2 पॉइंट में सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति बता दे। भारतीय जनता पार्टी तो मैं फिर भी पूछूंगा, हालांकि कहते हैं उसकी जरूरत नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तो अच्छा लगता है इस तरह की बातें सुन के कि मेरे कटाक्ष में वरदान है। काश मेरे कटाक्ष में वरदान होता तो मैं कहाँ पहुंच गया होता, यहाँ बैठे कार्यक्रम कर रहा होता। खैर, भारतीय जनता पार्टी फिर भी आप 2 पॉइंट में अपनी रणनीति बताएंगे अगर आप सोचते हैं ऐसा। हालांकि आपने कह दिया 73 से ज्यादा सीटें आपकी आएंगी। देखिए, अभी मैं आदरणीय प्रमोद जी को सुन रहा था, प्रधान जी को भी सुन रहा था। प्रधान जी भावनाओं में बह गए और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की जो अलायंस है, पहले कांग्रेस उससे रूबरू हो ले। भारतीय जनता पार्टी को जो कंफर्ट, आपकी कोई रणनीति नहीं है 2 पॉइंट। रणनीति जनता को लेकर है, हम जनता के बीच हैं, लगातार जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इनकी रणनीति है आंकड़ों और बातों की बाजीगरी, और हमारी रणनीति है इनको एक्सपोज करना, और जो इन्होंने उम्मीदें जगाई थी जनता में, उसको हम कैसे पूरा करेंगे, उसका रोड मैप जनता के सामने रखना और अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक, प्रमोद जी। हमारा लक्ष्य होगा 2014 में इन्होंने जो कहा था उसमें कुछ पूरा नहीं कर पाए, धोखा जो हुआ है जनता के साथ उसको रखेंगे, और जो विकल्प जनता चाहती है वो हमने राहुल और प्रियंका के रूप में दिया। शरद जी, एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि अब ये थ्योरीज जैसे हम लोगों ने सिफोलॉजी में खुद की, फिर बाद में वो धराशायी होती रही। एक जमाना था हम कहते थे कि सरकारें रिपीट नहीं होती, फिर सरकारें रिपीट होने लगी, राज्यों में रिपीट होने लगी। फिर एक थ्योरी चली कि साहब लोकसभा का पैटर्न तरीका अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। इस बात का कितना फैक्टर होगा उत्तर प्रदेश में? इसमें मुझे लगता है ये जो फैक्टर है, ये इसमें एंटी इनकम्बेंसी इस तरह से प्ले करेगी कि याद रखिए कि जो भी लोगों को, पब्लिक की लाइफ जो इफेक्ट होती है, वो इससे, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो चाहे स्टेट इलेक्शन हो, वो इफेक्ट होती है लोकल लेवल पे क्या हो रहा है। और ये फैक्ट है कि 2017 से अभी तक जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने गवर्नेंस, तो मैं नहीं कहूंगा उसको, एक होती है गुड गवर्नेंस, एक बैड गवर्नेंस, एक होती है नो गवर्नेंस, तो वो वाली स्थिति है। तो उसमें उसका मुआवजा जो है, उसका खामियाजा जो है, वो भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। देखिए, यही मैंने कहा ना कि बहुत, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे कहा था, बहुत दिलचस्प चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ के लोग अपनी सियासी समझ रखते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास का छोटा सा हिस्सा आपको बता दूं कि ये वही उत्तर प्रदेश है जो बड़े बड़े नेताओं को हरा देता है, चाहे वो इंदिरा गांधी क्यों ना हो, कभी मत भूलिएगा। तो इसलिए सब लोग, राजनीतिक दल जो हैं, नेतागण जो हैं, खूब भाषण दें, खूब बयानबाजी करें, लेकिन चुनावी मेहनत भी करें और साथ में दिल थाम के बैठें, क्योंकि निर्णय देगी उत्तर प्रदेश की जनता। कांग्रेस के लिए फिलहाल सिर्फ इतनी सी खबर है कि हताश, जैसे प्रमोद जी ने एग्री किया, निराश कांग्रेस में प्रियंका गांधी के चेहरे ने, बाकी भारतीय जनता पार्टी उनको जिस भी नाम से बुलाए, वो बीजेपी का कॉल है, प्रियंका गांधी के चेहरे ने एक उत्साह लाया है। उसको कैपिटलाइज कांग्रेस कैसे करती है, ये सिर्फ मई में हमें साफ नजर आएगा। फिलहाल मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।